नमस्कार विद्यार्थियों, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की श्रृंखला में बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे चैनल के अंतर्गत आज आप पढ़ रहे हैं अनुसंधान के सोपान, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। इसके पहले रिसर्च का अर्थ, परिभाषा और कुछ विशेषताओं को हमने देखा था। प्रीवियस वीडियो में हमने एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के गुण, एक अच्छे गुड रिसर्चर की क्वालिटी भी देखी है। तो आइए अनुसंधान के सोपान पर बात करते हैं। है बहुत सरल लेकिन समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो देख रहे हैं स्क्रीन पर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम अनुसंधान के सोपान। सभी विज्ञानों के अनुसंधान के सोपान एक समान नहीं होते। भौतिक विज्ञान के अनुसंधानों के सोपान सामाजिक विज्ञान में होने वाले अनुसंधानों के सोपान से भिन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है यहाँ कि सभी विज्ञान या भौतिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के जो अनुसंधान हैं उनके सोपान या उनके स्टेप्स सभी के अलग अलग होते हैं। विद्यार्थियों, सभी के स्टेप्स एक जैसे नहीं होते। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के निम्न सोपान हैं। हम सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के सोपान की बात कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि अलग अलग विज्ञानों में अलग अलग स्टेप्स थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, परंतु अलग अलग होती है। तो आज हम देखने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के सोपान, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के सोपान में पहला पॉइंट आपके सम्मुख है। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि अनुसंधान के सोपान का पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है, पहली प्रक्रिया है समस्या का चयन करना। सबसे पहले अनुसंधान करते समय हम समस्या का चयन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। समस्या उठा लिया आपने, उदाहरण के लिए कोरोना समस्या हमने उठा ली कि कोरोना पर हमको रिसर्च करना है। क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, इतनी मात्रा में क्यों फैला, मृत्यु दर इतनी क्यों बढ़ी। संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, सर्वे द प्रॉब्लम फॉर स्टडी। समस्या कोरोना उठा ली, वैसे ही आप सर्वेक्षण करने लग जाएंगे, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने लग जाएंगे, चर्चा करने लग जाएंगे। यह बात हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम अनुसंधान में समझ लेते हैं इन पॉइंट्स को। अनुसंधानकर्ता को उस क्षेत्र का चयन करना होता है जिसका उसे अध्ययन करना है। ठीक है। क्षेत्र से तात्पर्य क्षेत्र का चयन, समस्या का चयन। क्षेत्र का निर्णय करने के पश्चात विषय का चयन करना होता है जिस पर वह अनुसंधान करना चाहता है। इस समय तक अनुसंधानकर्ता को अध्ययन संबंधी समस्या का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। समस्या का चयन करने के पश्चात, समस्या का चयन कर लिया, एक क्षेत्र देख लिया कि इस क्षेत्र में हमको जाना है, फिर समस्या का चयन भी कर लिया। समस्या का चयन करने के पश्चात अनुसंधानकर्ता समस्या से संबंधित पूर्व संबंधित अनुसंधानों का अध्ययन करता है और यह देखता है कि पूर्व अध्ययन में किसी प्रकार की कोई कमी या दोष तो नहीं है, कमी या दोष अपने अध्ययन में ना आने पाए। तो देखता है कि अगर किसी ने पहले भी उस पर रिसर्च की है तो उसमें कोई कमी या दोष थी क्या, अगर है तो वो मेरे रिसर्च में नहीं आना चाहिए। काफ़ी अनुसंधानों का अध्ययन करने के पश्चात वह उन्हीं के आधार पर समस्या को उठाता है, समस्या का चयन करता है और फिर समस्या को कैसे दूर करेगा उसके लिए सर्वेक्षण करता है। इसी में अगला पॉइंट है अध्ययन हेतु समस्या को उठाना, जो कि हम बात कर रहे थे। समस्या का चयन करने के पश्चात अनुसंधानकर्ता समस्या से संबंधित पूर्व अनुसंधान का अध्ययन करता है, जब समस्या का चयन कर लिया तब, और देखता है कि प्रीवियस रिसर्च में कोई मिस्टेक तो नहीं थी, अगर थी तो वो मिस्टेक या कमी उस केस में ना हो। आगे देख रहे हैं हम, तीसरा पॉइंट लिया है आपके सामने, अध्ययन हेतु समस्या को उठाना, राइजिंग द प्रॉब्लम फॉर स्टडी। काफ़ी अनुसंधानों का अध्ययन करने के पश्चात उन्हीं के आधार पर एक समस्या को उठाता है रिसर्चर और उस समस्या का युक्ति संगत आधार खोजता है, तर्क सहित वो बात कर सके ऐसा आधार खोजता है, ऐसा बेस खोजता है और उन सैद्धांतिक निर्मितों या उसके आधार पर कंस्ट्रक्ट किए गए संप्रत्ययों या कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करता है जिनका उपयोग वह अपने अनुसंधान में कर रहा है। तो आप देख रहे हैं अगला पॉइंट दिया है कि अध्ययन हेतु समस्या को उठाना। तो उसके सब टॉपिक है, पहला अध्ययन समस्या का युक्ति संगत आधार प्रस्तुत करना। तो हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी अनुसंधानों का अध्ययन कर लेता है, उसके पश्चात देखता है कि
फलाना फलाना रिसर्चर्स ने, अन्य विद्वानों ने भी रिसर्च करी है, तो युक्ति संगत उस समस्या का आधार खोजता है और उन सैद्धांतिक निर्मितों कंस्ट्रक्ट संप्रत्यों की स्पष्ट व्याख्या करता है जिनका उपयोग वो अपने अनुसंधान में कर रहा है। क्लियर है? इसी समय वो समस्या के उद्देश्यों को भी स्पष्ट करता है। तो अगला पॉइंट देख रहे हैं, अध्ययन के उद्देश्यों को बताना, क्योंकि समस्या को चयन कर लिया है, समस्या को उठा लिया है, उठाने के बाद अन्य क्षेत्रों में किन्होंने क्या क्या प्रयास किया, कोई गलती तो नहीं, उस पर भी बात करता है, अगर की है तो युक्ति संगत आधार प्रस्तुत करता है, फिर उन्हीं के आधार पर संबंधित संप्रत्यय कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट को भी स्पष्ट करता है, परिभाषित करता है, और सी ऑप्शन में फिर अध्ययन के उद्देश्यों को उठाता है, ऑब्जेक्टिव्स को बताता है। ये हमने बात की। चौथा पॉइंट देख रहे हैं रिसर्च का। तीसरा पॉइंट था अध्ययन हेतु समस्या को उठाना। चौथा पॉइंट है अध्ययन के अंगों को प्रश्नवाचक रूप में प्रस्तुत करना। अध्ययन के अंगों को प्रश्नवाचक रूप में प्रस्तुत करना। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं अध्ययन के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से सीमाबद्ध करना। अध्ययन के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से सीमाबद्ध करना। और इसी में आगे हम देखते हैं विद्यार्थियों, अध्ययन के लिए एक या एक से अधिक परिकल्पनाओं की रचना करना। तो जो 5 पॉइंट आपने देखे ऊपर, वो क्या थे? अध्ययन हेतु समस्या को उठाता है जब विद्यार्थी या रिसर्चर अनुसंधान करता, रेजिंग द प्रॉब्लम फॉर स्टडी, तो उसके लिए सब टॉपिक उसके ये है, किन सब बातों का वो अध्ययन करता है, ए बी सी डी और ई, 5 बातें दी गई है। अध्ययन के अंगों को भी उठाता है प्रश्नवाचक रूप में, अध्ययन के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है, और अध्ययन का जो क्षेत्र है, फील्ड, कितनी सीमा तक उसे अध्ययन करना है उसे भी डिसाइड करता है। तो ये 3 पॉइंट हमने देखे स्टेप ऑफ रिसर्च के, अनुसंधान के सोपान के। चौथा बिंदु आपके सम्मुख है, अध्ययन के लिए एक या एक से अधिक परिकल्पनाओं की रचना। तो देखिए, जब उद्देश्य को स्पष्ट कर लेता अनुसंधान करता, समस्या के आधार पर फिर वो एक उचित परिकल्पना की रचना करता है, हाइपोथेसिस की रचना करता है। इसे और डिटेल में हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या है। एक आइडिया है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, जिसका आनुभाविक, इम्पार्शियल तथा मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव अध्ययन संभव हो सके और जो अध्ययन समस्या का समुचित उत्तर हो। परिकल्पना के निर्माण के पश्चात अनुसंधानकर्ता और किस बिंदुओं पर ध्यान देता है देखते हैं। परिकल्पना का निर्माण हो गया, फिर वो करता है अनुसंधान अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन अथवा विधि तंत्र, मैथोलॉजी का चयन तथा प्रतिदर्श प्रक्रिया की व्याख्या करता है विद्यार्थियों। तो 5वें पॉइंट में हम कहना चाह रहे हैं कि परिकल्पना के निर्माण के पश्चात अनुसंधानकर्ता अनुसंधान से संबंधित उपयुक्त अभिरूप अर्थात डिजाइन का चयन करता है। इसी समय वो आंकड़ों का संकलन भी करता है। क्या करेगा? आंकड़ों का संकलन करेगा, डेटा संकलन, जो कि हमारा 6वां पॉइंट है, डेटा संकलन। इसी समय आंकड़ों का संकलन करता है, डेटा कलेक्ट करता है, कहाँ कहाँ से कोरोना बीमारी, कोरोना वैक्सीन, कोरोना के लिए क्या क्या डेटा हो सकता है वो इकट्ठा करता है। विधि तंत्र का चयन भी करता है इसी के दौरान। वो मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है, क्या इस्तेमाल करेगा, क्या प्रयोग करेगा, वह उसका विकास समस्या के स्वरूप के रूप में करता है, स्वरूप के अनुसार करता है। और अंत में 7वां जो पॉइंट हमारे सामने है विद्यार्थियों, आंकड़ों का व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करता है। आंकड़े इकट्ठे कर लिए, फिर ऑर्गेनाइजेशन करता है एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा का एनालिसिस करता है। उपरोक्त कार्य को करने के पश्चात वह आंकड़ों का संकलन करता है, उनका व्यवस्थापन करता है अर्थात ऑर्गेनाइज करता है, फिर विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, तब जाकर ही वो परिकल्पना का सत्यापन करता है, तब जाकर वो वेरिफिकेशन करता है कि यह सही है अथवा नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन कर लेता है, विश्लेषण करता है, तत्पश्चात परिकल्पना का सत्यापन उपयुक्त सांख्यिकी विधि स्टैटिक्स मेथड द्वारा वो करता है। फिर परिकल्पना के स्वीकृत अस्वीकृत किए जाने के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सामान्यीकरण किया जाता है। अंतिम पॉइंट है निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन किया जाता है। तो अंत में विद्यार्थी इस प्रकार ये 9 पॉइंट हमारे हैं, सोपान या स्टेप्स रिसर्च की, इन्हें याद कर लीजिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 8वां पॉइंट कौन सा है, 9वां कौन सा है, 7वां कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है या अंतिम कौन सा है। तो अंतिम और प्रथम जरूर पूछा जाता है। तो प्रथम बिंदु है
अनुसंधान के सोपान स्टेप्स में समस्या का चयन और अंतिम बिंदु है हमारा निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण। तो अंत में एक अनुसंधानकर्ता एक नियमबद्ध, संक्षिप्त तथा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है रिसर्चर के द्वारा, जिससे इस अनुसंधान का संदर्भ आगामी अनुसंधानों के लिए सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सके तथा प्रतिवेदन का प्रकाशन, पब्लिकेशन भी हो सके, जो अनुसंधान का अभिन्न अंग है, क्योंकि इससे अनुसंधान के निष्कर्षों के प्रसारण, कम्युनिकेशन तथा पुष्टिकरण से यहाँ पर तात्पर्य कोरबोरेशन से है, सहायता मिलती है। निष्कर्षों के प्रसारण तथा पुष्टिकरण में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण एक टॉपिक अनुसंधान के सोपान स्टेप्स ऑफ रिसर्च को हमने 9 बिंदुओं के अंतर्गत देखा है, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए। इसी में आगे हम देखने वाले हैं अनुसंधान का महत्व और उत्तम अनुसंधानकर्ता के गुण। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ जल्दी ही अनुसंधान का महत्व और उत्तम अनुसंधानकर्ता के गुण। विद्यार्थी और रिसर्च का पेपर मैं पढ़ा रही हूँ, जो कि केवल ऑब्जेक्टिव बेस्ड ना होकर डिटेल में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए आप उसका उत्तर दे पाए। तो ज़रूर वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।